हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जी। सबसे पहला सवाल तो जाहिर सा है, यही पूछूंगी कि ये सीट आपने क्यों चुनी? इस सीट पर आपके वोटर बेस का, आपके समाज के लोगों का ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, 20,000 के करीब ही है, तो ऐसे में ये सीट क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अगर समाज आधारित जो है वोटों के आधार पे सीटों का चयन होने लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर वहां मुख्यमंत्री जी के समाज के आप वोट देखेंगे तो शायद वो 10,000 निकलेंगे। मुख्यमंत्री के समाज के लोगों के ज्यादा वोट नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहां पर मंदिर का प्रभाव चलता है और मंदिर में मुख्यमंत्री जो हैं, आप जानते हैं उनका बहुत पुराना संबंध है उसके साथ। उस सीट पर लगातार मंदिर के ही बैकिंग वाले उम्मीदवार जीतते रहे, तो फिर आप कैसे वहां पे जगह बना पाएंगे? अब लोकतंत्र है और यहाँ वोट की ताकत, और मैं समझता हूँ कि अब जो चयन है वो मंदिर से नहीं होता, वो चयन जो है वो वोट से होता है। तो जनता जब वोट देगी तो अच्छे अच्छे सूरमा हमने धराशायी होते देखे। लड़ाई तो यहाँ तानाशाह के खिलाफ, एक ऐसे तानाशाह जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया पिछले 5 साल में। और मेरी लड़ाई आज शुरू नहीं हुई, मेरी लड़ाई तो 2017 में शुरू हुई, जब मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। बेल मिलने के बाद भी जो है एनएसए मेरे ऊपर लगा दी गई। निर्दोष होते हुए मेरे हजारों साथियों पे झूठे मुकदमे करके जेल भेजा गया। मेरी लड़ाई तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। अब तो उसको लोकतांत्रिक रूप मिला, क्योंकि तब तो वो सरकार की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके तानाशाही से हनन कर रहे थे, तो दमन कर रहे थे। जी, ये आपकी निजी लड़ाई है, आपके अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं है जी, ये आप अपने निजी कारणों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको जेल में डाला गया, क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो अन्याय आपको लगता है, नाइंसाफी है, इसलिए आप ये लड़ रहे हैं? मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि फिर किसी और निर्दोष के साथ इस तरह की नाइंसाफी ना हो, और फिर जाति देख के, धर्म देख के, मजहब देख के फैसले ना हो। और मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि जो हमने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, वो दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ना हो। आज लड़ाई एक तानाशाह के साथ, एक गरीब परिवार के बेटे की। और मैं समझता हूं लोकतंत्र इसलिए बना था कि अंतिम व्यक्ति को भी लड़ने का, अपनी बात को रखने का, और उसके जो मुद्दे हैं, उसके जो सपने हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाने का अधिकार। आप विश्वास कीजिए, लाखों माओं का आशीर्वाद लेके जब मैं गोरखपुर उतरूंगा, और जब मैं वहां रहने वाली हर माँ जब मेरे बारे में जानेगी, तो उनको ये एहसास होगा कि उनका बेटा लड़ रहा है। वो बहन, जिस बहन की सुरक्षा के लिए हम लोग लड़े 5 साल में सरकार से, जो आज भी रात को 10 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो बहनें जो है ना महसूस करेगी कि उनका भाई लड़ रहा है। और एक तानाशाह के खिलाफ, मैं फिर कह रहा हूं, तानाशाह जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जब नौजवान ने हक की आवाज उठाई तो उसको लाठियों से पीटा। जब उनके लिए नियुक्ति की बात आई तो पेपर लीक हो जाता है और नियुक्ति में घोटाले हो जाते हैं उन्नत शिक्षक भर्ती में। आप विश्वास कीजिए, जब मैं उतरूंगा, इतने पीड़ित लोगों को लेकर उतरूंगा कि मुख्यमंत्री को समझ नहीं आएगा कि वो चुनाव कहां कैसे लड़े। आप सड़क पे एक पीड़ित खड़ा होगा अपनी चिट्ठी लेके कि मुझे मुख्यमंत्री ने इतना सताया है और मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ। ठीक है, चलिए, आप मानते हैं कि आपके साथ बहुत सी दुआएं हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी भावनाएं हैं, लेकिन चुनाव में समीकरण, आंकड़े, ये सब मायने रखते हैं। ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर वहां पर एक ही सूरत में आप जीत सकते हैं, अगर बाकी की सारी पार्टियां आपके पीछे खड़ी हो जाएं, आपको सबका सपोर्ट मिल जाए, सब अपना वोटर बेस आप ही के सुपुर्द कर दे, आपको लगता है कि बाकी की पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये सब आपकी मदद में उतरेंगे? आपको क्या लगता है कि जनता जो है नेताओं की गुलाम है, कि नेता कहेंगे तो जनता वोट दे देगी? तो इस तरह से तो मैं समझता हूं कि कोई भी नौजवान जो है खड़ा होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। मैं समझता हूं जनता के हितों की बात लेकर जब हम जाएंगे जनता के बीच में, तो उसे सुनकर तो जनता वोट देगी। अगर जनता नेताओं को सुन के फैसले करने लगी तो फिर कोई दोबारा भगत सिंह पैदा ही नहीं होगा। और मैं समझता हूँ ये वो दौर है जहां एक तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग, ये सरकार जो है पूरे देश को, प्रदेश को बर्बाद कर देना चाहती है, और कुछ लोग उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि चुनाव महत्वपूर्ण है। अब सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, हो सकता है मेरी हत्या भी हो जाए, लेकिन इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अगर भगत सिंह डर गए होते तो मुझे लगता कि आज देश आजाद नहीं होता। तो मुझे कोई घबराहट नहीं है। मैं समझता हूं मैं जनता के बीच जाऊंगा और मुझे माओं का, बहनों का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और नौजवानों का, जिन नौजवानों ने पिछले 5 साल में बेरोजगारी का दर्द झेला,
जिन नौजवानों ने अपने सपनों को चलते हुए देखा, उन नौजवानों का सहयोग मुझे मिलेगा और वो देखने लायक होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो तानाशाही के दम पे सरकार चला रहे थे। असली पता तो उन्हें अब चलेगा, क्योंकि अब जनता उनके सामने है। इतना विरोध बीजेपी का है, इतना किसी का नहीं। और आपने जैसे कहा ना कि विपक्ष मुझे समर्थन करे, तो मैं जानना चाहता हूं विपक्ष ने बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदार को हराने के लिए कौन सा प्रत्याशी चुना है? क्या उनका सबसे मजबूत प्रत्याशी है मैदान में? मैं समझता हूं उन बीजेपी के सबसे मजबूत दावेदार के सामने विपक्ष का सबसे मजबूत दावेदार होना चाहिए। और मैं 5 साल से दावेदार हूं, मैंने 5 साल सड़कों पे लड़ाई लड़ी है और कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें मैं अन्याय के खिलाफ ना खड़ा हुआ हूं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो चंद्रशेखर, हमारे पास वक्त नहीं है, एक मिनट का वक्त मेरे पास रह गया। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपने काफी भावनात्मक बातें कही हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि चुनाव में बहुत अहम हो जाता है कि क्या आंकड़े कहते हैं और समीकरण कहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से हाथ क्यों नहीं आपने मिलाया? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने तो मेरे गठबंधन के पहली बार अनुभव इतने बुरे हुए कि मैंने तय किया कि अब दोबारा गठबंधन की तरफ नहीं जाना, अपने बलबूते खड़ा होना, अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अच्छे अच्छे राजा महाराजा हमने एक गरीब व्यक्ति से हारते देखे और इस बार भी परिणाम ऐसे होंगे। मैंने तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हारते देखा जिनके राजशाही हुआ करती थी। आज वो जो है ना, वोटों के लिए जनता के पैर पकड़ते हैं। तो हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री हारेंगे। ठीक, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप अपनी इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसके लिए आपको पहले तो बधाई कि आप अब चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।